हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो जनरल साइंस की जो सीरीज हमने शुरू की, कल हमने कंप्लीट किया था डाइजेशन प्रोसेस। अब फिजियोलॉजी में उसके आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, आप लोग वॉइस वगैरह ठीक आ रही है आपको? वॉइस वगैरह ठीक आ रही है सभी को? वॉइस वगैरह ठीक आ रही है सभी को? ठीक है। कमेंट आपके शो नहीं कर रहा है इस पर, चेक कर लेते हैं एक बार। अब ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें स्टडी करते हैं दो चीज़ों के बारे में, एक ब्लड और दूसरा हार्ट के बारे में। ब्लड एंड हार्ट। कोल इंडिया का पेपर सभी लोगों का ठीक हुआ? कुछ लोग कह रहे थे कि इवनिंग में क्वेश्चन है, इवनिंग में पेपर है। कोल इंडिया का आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है? जो लोग भी स्पेशल क्लासेस देख रहे थे, नोट्स वगैरह देखे हैं जिन्होंने? भाई 3 पेपर आपके मेन थे, जीएस जहाँ आ रहा था, कोल इंडिया, वाइजैग स्टील, यूपीपीएससी। तो एक तो निपट गया कल। उसमें क्या रहा आप लोगों का? जीएस में दिक्कत तो नहीं हुई? नोट्स, स्पेशल क्लासेस, मुझे लगता नहीं कि उससे ज़्यादा बाहर आया होगा। जीएस ठीक गया? ओके ज्ञान, ठीक है। तो अब फिर जीएस अभी बच रहा है 2 पेपर, वाइजैग और यूपीपीएससी वाला। उसके बाद फिर ईएससी, उसका जीएस देखना है, और उसके बाद फिर आईआरएमएस नोटिफिकेशन जब आएगा उससे क्लैरिटी आ जाएगी जीएस में वहाँ पर क्या पूछेंगे ये। तो अब टॉपिक है ब्लड के बारे में। ब्लड एसिडिक होता है कि बेसिक होता है या एल्कलाइन होता है? मतलब एल्कलाइन तो बेसिक ही हो गया, या न्यूट्रल होता है? ब्लड किस तरह का है? एसिडिक है नेचर में, बेसिक है, बेसिक मतलब एल्कलाइन है, या फिर न्यूट्रल है?
ब्लड होता है स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, ब्लड है स्लाइटली एल्कलाइन। इसका पीएच होता है 7.25 से 7.4 के बीच। तो ब्लड होता है स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, पीएच वैल्यू 7.25 से 7.4 के बीच। तो पीएच अगर 7 होता तो आप कह देते न्यूट्रल है, 7 के नीचे होता तो एसिडिक होता, और 7 के ऊपर है तो बेसिक है, 7 के ऊपर है तो बेसिक है, एल्कलाइन नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड हार्ट पढ़ते हैं हम उसमें, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर, पीएच इसके बीच में लाई करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड बेसिकली कंटेन करता है 4 कंपोनेंट्स, और इसका फंक्शन क्या है? देखो, ब्लड बॉडी के अंदर फ्लूइड, ब्लड बॉडी के अंदर फ्लूइड, उसका पर्पस ही है कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराना, चीज़ों को अलग अलग हिस्से में भेजना। हार्मोन्स हैं या विटामिन है या अमीनो एसिड है, जो भी चीज़ें बॉडी में अवेलेबल हैं, हार्मोन एंजाइम सब, वो इसी फ्लूइड के माध्यम से पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, इसी फ्लूइड के माध्यम से पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो ब्लड का आपसे कोई फंक्शन पूछे तो आपका आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। और हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। जैसे पानी की मोटर है, उससे क्या होगा, वाटर पंप जो होता है प्रेशर जनरेट करता है ताकि वाटर ऊपर तक जा पाए। उसी तरीके से हार्ट जैसे वाटर की मोटर होती है वैसे काम करता है, ब्लड को पंप करता है, प्रेशर जनरेट करता है, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में आसानी से जा पाए। हार्ट का फंक्शनिंग है ब्लड को पंप करना, प्रेशर जनरेट करना, जिससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंच पाए, अलग अलग चीज़ें जो भी ब्लड कैरी कर रहा है वो सारी चीज़ें मिल पाए। तो ब्लड 4 चीज़ें कंटेन करता है अपने में। तो ब्लड का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें लिख लीजिए, ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब फंक्शन है ब्लड का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हार्मोन, एंजाइम, गैसेस में CO2, O2, ये सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, CO2, O2, हार्मोन, एंजाइम, सॉल्ट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना। हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड, इसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड अलग अलग हिस्से में जा पाए। हार्ट प्रोड्यूस करता है लब डब साउंड। क्वेश्चन आता है कि लब डब साउंड बॉडी में कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो हार्ट प्रोड्यूस करता है लब डब साउंड। इट प्रोड्यूसेस लब डब साउंड। और हार्ट किस तरह से पंपिंग करेगा, कभी कंप्रेस करेगा, कभी एक्सपेंड करेगा। हार्ट जो पंपिंग करेगा, कभी कंप्रेस, कभी एक्सपेंड। तो कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा। कंप्रेस करने में ज़्यादा प्रेशर, उसे कहते हैं सिस्टोलिक फेज, और जब रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कम होगा, तब उसे कहते हैं डायस्टोल। तो हार्ट जो पंपिंग करता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, तो इसे कंप्रेशन को बोलते हैं सिस्टोलिक फेज, और एक्सपेंशन को बोलते हैं डायस्टोलिक फेज। तो सिस्टोल डायस्टोल 2 तरह के फेज हैं। और ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है 80 से लेकर 120 mmHg। 120 ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है तो सिस्टोलिक फेज के लिए,
80 कम दिख रहा है तो डायस्टॉल के लिए 80 से 120 mmHg के बीच ये नॉर्मल बीपी की रेंज है। इसको मेजर किया जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर वो डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। एक वो जो डॉक्टर कान में लगाए रहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का क्या फंक्शन होता है, हार्ट बीट को चेक करते हैं। कोई हार्ट कुछ अलग से साउंड प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, मरमरिंग साउंड तो नहीं आ रहा है उसमें से, तो स्टेथोस्कोप हार्ट बीट वगैरह को मेजर करता है कि हार्ट की फंक्शनिंग ठीक चल रही है कि नहीं। साउंड, हार्ट के साउंड को सुनते हैं उससे। लिखिए इसमें एक दो पॉइंट, ये देख लो पहले, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, तो ब्लड एंड हार्ट ये समझ आ गया, ये प्रोड्यूस करता है लबडब साउंड। और ब्लड का प्रेशर दो तरीके से हम लिखते हैं, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल होता है कंप्रेशन, डायस्टोल होता है एक्सपेंशन करना। और स्फाइग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। माइंड एक्चुअल में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट है, जो ऑनगोइंग सिचुएशन है ना, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है उन चीज़ों को देखकर। जो भी सराउंडिंग में चल रहा है उसको लेकर लगातार दिमाग उसी में उलझा हुआ है। कि जिस कंट्री में रिलीजन को लेकर लोग इतने अवेयर हैं, तो पता नहीं मंदिर मस्जिद के बाहर जो लोग बैठे हैं भीख मांग रहे हैं, जो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, जो गरीब हैं, तो वो लोग भी किसी धर्म के तो होंगे ही। तो जिस कंट्री में धर्म के प्रति लोग इतने जागरूक हैं, तो फिर उन लोगों के लिए भी हेल्प करनी चाहिए। कम से कम जो अपने रिलीजन के गरीब लोग या गरीब बच्चे बैठे हुए हैं, अनएजुकेटेड बैठे हुए हैं, अपने ही लोगों से मिसबिहेव भी लोग करते हैं, तो उस कंट्री में गरीब लोग कैसे हैं फिर? कम से कम अगर रिलीजन के नाम पे लोग सपोर्ट कर रहे होते, उतनी गरीबी दूर कर देते, उतने बच्चों को पढ़ा देते। बहुत डिस्टर्ब माइंड एक्चुअल में, कल से लगातार दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और दिल्ली क्योंकि मैं रहता हूँ तो मुझे पता है कि क्या स्थिति है। जिस कंट्री में इतने अवेयर लोग हैं रिलीजन को लेकर, पता नहीं वहाँ अशिक्षा कैसे है, गरीबी कैसे है, मंदिर मस्जिद के बाहर लोग भीख मांग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, देखो, और मैं एक पॉइंट ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें आप शेयर ना करें, चीज़ों को फैलाए नहीं, ये ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्लास के माध्यम से ये भी पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, कम से कम उसका पार्ट ना बने, उसमें आप इस तरह की कोई चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर ना करें जिनको आप जानते भी नहीं हैं। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को फैलाने से, आपको पता भी नहीं उसके बारे में, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इतना तो मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा सभी से। सोशल मीडिया फ़ायदा आजकल कम कर रहा है, नुकसान ज़्यादा कर रहा है। 90% चीज़ें आपको गलत मिलती हैं सोशल मीडिया पर, जो चीज़ें फैलती हैं, वायरल होती हैं, 90% टाइम आपको चीज़ें गलत मिलती हैं। बाद में पता लगता है ये भी गलत था, ये भी गलत था, सब फेक था। पर उस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ नेगेटिविटी फैल जाती है सब तरफ। देखो, एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, इन चीज़ों को रोकना एज अ टीचर जिम्मेदारी तो बनती ही है। हर कोई सोचे कि हम आराम से रह रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो ठीक नहीं है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज 80 to 120 mm ऑफ Hg, 80 से 120 mm Hg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज है। दो फेज होते हैं, सिस्टोलिक
एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक फेज, डायस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन। डायस्टोलिक होता है एक्सपेंशन। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक दो फेज होते हैं। सिस्टोलिक कंप्रेशन का फेज है, इसकी वजह से 120 mmHg नॉर्मल रेंज है। डायस्टोल एक्सपेंशन का फेज है, इसके लिए 80 mmHg। तो 80 से लेके 120 mmHg नॉर्मल बीपी की रेंज है। सिस्टोलिक कंप्रेशन है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन है, एक्सपेंशन है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है जो बीपी को मेजर करने का काम करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर बीपी। It is an instrument which is used to measure blood pressure. It is an instrument which is used to measure blood pressure. Sphygmomanometer, it is an instrument which is used to measure blood pressure. इसको मेजरमेंट में काम आएगा। स्टेथोस्कोप यूज टू चेक हार्ट साउंड। स्टेथोस्कोप यूज होता है हार्ट के साउंड को मेजर करने के लिए, हार्ट के साउंड को चेक करने के लिए। स्टेथोस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हार्ट साउंड। लबडब साउंड जो हार्ट प्रोड्यूस करता है, हार्ट के साउंड को मेजर करने का काम करता है स्टेथोस्कोप। इसके अलावा अब बात आती है ब्लड के बारे में और पॉइंट। स्टेथोस्कोप का ये फंक्शन है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रोड्यूस इन बोन मैरो but die in liver and spleen. Die in liver and spleen. What is spleen? Graveyard of RBCs. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ब्लड प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में और डाई करता है लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह है ये, आरबीसी का कब्रगाह है। और एक एडल्ट में ब्लड ऑलमोस्ट कितना होता है? 4 से 6 लीटर, 4 to 6 लीटर कितना ब्लड पाया जाता है? ब्लड नॉर्मली होता है 4 to 6 लीटर, इतना पाया जाता है। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं बॉडी में, ये बताओ जरा। ब्लड 4 to 6 लीटर, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है?
नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। एक एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स हैं 206। एडल्ट में नंबर ऑफ जो बोन्स हैं 206 और न्यूली बॉर्न बेबी में 312 के आसपास। कुछ हड्डियां होता क्या है, बर्थ के बाद आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, एक सिंगल बोन बन जाती है। जन्म के समय पे ज़्यादा बोन्स होती हैं और कुछ टाइम के बाद वो फ्यूज़ हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं सिंगल बोन में। टोटल नंबर ऑफ बोन न्यूली बॉर्न बेबी में 310 से भी ऊपर होती हैं, 312 के आसपास। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यूली बॉर्न बेबी अराउंड 312। एक क्वेश्चन ये भी बताइए, लिगामेंट क्या चीज़ है? लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट और क्या होता है टेंडन? लिगामेंट एंड टेंडन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना चीज़ों को। तो लिगामेंट और टेंडन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो किसको कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से, बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ब्लड को भी आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कई सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो लिगामेंट और टेंडन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगामेंट कनेक्ट्स bone to bone, tendon connects muscle to bone। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, मसल कनेक्ट टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन। ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, इवन लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू कहा जाए तो आप कह दोगे ब्लड। ब्लड खुद भी कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, तो ये समझ आ गया हमें। एक ह्यूमन में नॉर्मली एडल्ट के अंदर 4 से 6 लीटर ब्लड होता है, बोन्स होती है 206 एडल्ट में, न्यूली बॉर्न बेबी में लगभग 312। कुछ टाइम के बाद कुछ बोन्स फ्यूज़ होकर सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़ना, टेंडन का काम है मसल को बोन से जोड़ना, मसल को बोन से जोड़ना, और दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ने का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब अगला पॉइंट, ब्लड के अंदर कितनी चीज़ें हैं? contains 4 components। एक है आरबीसीज। आरबीसी का ही दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रो नाम से आप कहीं पर कुछ सुनो तो एरिथ्रो का मतलब ही आरबीसी की बात हो रही है। जैसे एक बीमारी है एरिथेमिया, एरिथेमिया आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हो जाता है। तो एरिथ वर्ड अगर आया तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी इसी का दूसरा नाम है लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स और प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट्स। चौथी चीज होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड है। तो प्लाज्मा वो फ्लूइड है जिसमें 3 तरह की चीज़ें तैर रही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। प्लाज्मा वो फ्लूइड है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं।
ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ब्लड का सिंगल ड्रॉप भी अगर देखें, ब्लड के सिंगल ड्रॉप में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, और बाकी सारा फ्लूइड जितना भरा हुआ है ये प्लाज्मा है। फ्लूइड है प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी से बड़ा होता है साइज में, और डब्ल्यूबीसी के अंदर अपना न्यूक्लियस भी होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, पर इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये सिंगल ड्रॉप ब्लड की हमने दिखाई। इस ब्लड के सिंगल ड्रॉप में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये तो सारा फ्लूइड जितना है, ये पूरा फ्लूइड है प्लाज्मा। फ्लूइड है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? वाटर है, प्रोटीन है, कुछ हार्मोन्स हैं। वाटर, प्रोटीन, हार्मोन्स ये सब कंटेन किए हुए। तो प्लाज्मा कंटेन्स फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन प्लस वाटर प्लस सॉल्ट्स प्लस हार्मोन्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा वो फ्लूइड है जिसमें तीन चीज़ें तैर रही हैं। प्लाज्मा वो फ्लूइड है जिसमें तीन चीज़ें तैर रही हैं। ठीक, तो प्लाज्मा वो फ्लूइड है जिसमें फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, वाटर, सॉल्ट, हार्मोन ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ये तीनों ही प्रोटीन हैं। तीनों ही प्रोटीन है, इसमें लिख लो, ये तीनों ही प्रोटीन के नाम हैं। प्रोटीन। इसमें जो ग्लोबुलिन है ये प्रोवाइड करता है हमें डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन प्रोवाइड करता है डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स अस डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स अस डिफेंस मैकेनिज्म। एल्बुमिन ये तो एग में भी होता है प्रोटीन, ये भी डिफेंस में काम करता है, इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने की इम्यूनिटी देता है हमें। फाइब्रिनोजिन का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करना। ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करना। इतना बेहतरीन मैकेनिज्म बनाया है नेचर ने। लीवर ये कई चीज़ें बनाता है, मैंने बताया था कि लीवर बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। चोट लगने पर बॉडी के बाहर ब्लड रुक जाए, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड का क्लॉट बनने में कई सारी चीज़ें मदद करती हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजिन ये बनाता है लीवर 12 ब्लड क्लॉट फैक्टर बनाता है। 12 ब्लड क्लॉट फैक्टर रिलीज करता है लीवर, उनमें से एक का नाम है फाइब्रिनोजिन। तो चोट लगने की स्थिति में बॉडी के बाहर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड रुक जाए, ब्लड का क्लॉट बन जाए, उसमें फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का भी रोल है। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स का भी रोल है। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी चाहिए। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी चाहिए। तो क्लॉट सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिनोजिन से तो नहीं बनेगा। इंजुरी होने के केस में बॉडी के आउटसाइड ब्लड की क्लॉटिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो चोट लगने की स्थिति में बॉडी के बाहर ब्लड रुक जाना चाहिए, क्लॉट बन जाना चाहिए। उनमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है आप नोट कर लीजिए। कैल्शियम, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन के, प्लेटलेट्स, जो ब्लड में प्लेटलेट्स अभी लिखा है हमने वो, और चौथा फाइब्रिनोजिन। डेंगू का जो पेशेंट होता है उनके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो डेंगू के पेशेंट में एक सिम्टम ये भी डेवलप हो जाता है कि नोज से ब्लड आने लगना, नोज से ब्लड आने लगना, क्योंकि प्लेटलेट कम अगर हो जाएंगी, कोई भी एक चीज़ कम हो जाएगी तो क्लॉटिंग हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो नोज से कई बार ब्लड आने लग जाता है डेंगू पेशेंट में।
और बोन में भी जबरदस्त पेन कर होता है इसमें डेंगू में। तो डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। और उसको सिम्टम में आप देखोगे स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाना, नोज से ब्लड आ जाना, इस तरह के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। स्किन पर रैशेस और नोज से ब्लड आना, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं डेंगू के इसमें। सॉरी। तो बॉडी के बाहर इंजुरी होने की स्थिति में क्लॉट हो जाना चाहिए, नहीं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। जीन्स में डिफेक्ट की वजह से लीवर, एक केस बनता है कि लीवर ये फैक्टर बना नहीं पाता। जीन्स में डिफेक्ट अगर आ जाए तो फिर लीवर जो ब्लड क्लॉट फैक्टर बनाता है 12, उनमें से कुछ फैक्टर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जैसे कि फाइब्रिनोजिन नहीं बना पाएगा। तो फिर होगा क्या उस केस में भी, भाई प्लेटलेट कम हो जाए तो भी क्लॉट नहीं बन पाएगा, विटामिन के कम हो जाए तो भी क्लॉट नहीं बनेगा, फाइब्रिनोजिन ना हो तो भी क्लॉट नहीं बनेगा। तो अगर लीवर में डिफेक्ट आ जाए, जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए और लीवर ब्लड क्लॉट फैक्टर को बना ना पाए, तो फिर ब्लड रुकेगा नहीं। इंजुरी होने के केस में ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्लियर है। हीमो वर्ड ज़्यादातर हम लोग आयरन की वजह से यूज़ करते हैं, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे भी सिमिलर वर्ड है। तो हीमोफीलिया, अगर ब्लड क्लॉट फैक्टर लीवर नहीं बना पाएगा, फाइब्रिनोजिन नहीं बना पाएगा, तो इंजरी होने के केस में ब्लड रुकेगा नहीं, बीमारी हो जाएगी हीमोफीलिया। क्योंकि ये डिजीज़ पहली बार पाई गई थी क्वीन विक्टोरिया में, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार पाया गया था क्वीन विक्टोरिया में। और तीसरा नाम इसी बीमारी का है ब्लीडर्स डिजीज़। ब्लीडर्स, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, ब्लीडर्स डिजीज़। अगला पॉइंट है बॉडी के इनसाइड तो क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लड आसानी से फ्लो करना चाहिए, स्मूथली फ्लो करना चाहिए। चोट लगने पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए बॉडी के बाहर, और बॉडी के अंदर ब्लड स्मूथली फ्लो करना चाहिए, क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लीवर ही बनाता है एक चीज हेपरीन, जो कि पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये पॉलीसैकेराइड। बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, लीवर बनाता है हेपरीन कि इनसाइड द बॉडी इट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये बॉडी ब्लड को स्मूथली फ्लो कराएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट ना हो बॉडी के अंदर, स्मूथली फ्लो करे। और लीवर ही बनाता है फाइब्रिनोजिन, 12 ब्लड क्लॉट फैक्टर बनाता है, बॉडी के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए। तो इतना बेहतरीन मैकेनिज्म कि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग ना हो और बॉडी के बाहर क्लॉटिंग हो। तो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग ना हो इसके लिए लीवर बना रहा है हेपरीन, और बॉडी के बाहर क्लॉटिंग हो जाए इसके लिए लीवर बना रहा है फाइब्रिनोजिन। ठीक है, दोनों चीज़ें लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमें समझ आ गया प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हेपरीन होता क्या है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इसमें पॉलीसैकेराइड है ये, पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर and it prevents clotting of blood inside the body। और ब्लड क्लॉटिंग को कोगुलेशन भी कहते हैं, कोगुलेशन। तो हेपरीन को क्या बोला जाए बताओ, कोगुलेंट कहा जाए या एंटी कोगुलेंट कहा जाए? कोगुलेशन का ही दूसरा नाम है क्लॉटिंग। तो हेपरीन को हम क्या बोलें, कोगुलेंट बोलें, कोगुलेंट कहें इसको या एंटी कोगुलेंट कहें? इसे कहेंगे एंटी कोगुलेंट, इसे बोलेंगे एंटी कोगुलेंट। हेपरीन इज एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट।
is an anticoagulant. It is an anticoagulant. तो एक बात हमने समझ ली कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्लियर हो गया। अब आता है आरबीसी के बारे में, एरिथ्रोसाइट जो मैं लिखा था यहाँ, आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट। इनका लाइफ साइकिल आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल 13 to 20 डेज। प्लेटलेट्स का साइकिल है 10 डेज, 10 डेज। और प्लाज्मा तो फ्लूइड है, प्लाज्मा का लाइफ साइकिल की बात तो नहीं कर रहे हैं, प्लाज्मा फ्लूइड है, वो रहेगा। इसमें कमेंट आपके दिख नहीं रहे हैं। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लाज्मा की बात क्लियर हो गई। अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इट कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता है आयरन। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आयरन, और आयरन ही ब्लड को देता है रेड कलर। इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। ठीक है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, पर यह कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन होता है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। और हीमोग्लोबिन, इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करने का, करना। इट बाइंड्स oxygen and it forms oxyhemoglobin। Hb का बॉडी में क्या रोल है? ये ऑक्सीजन को बांधता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी Hb के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को बांधना और पूरी बॉडी में सप्लाई करना, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पर अगर इसको CO मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर आ रहा होगा, तो फिर Hb ऑक्सीजन को छोड़कर CO के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है O2 के साथ बॉन्डिंग करना, पर अगर CO साथ में आ जाए तो इसके साथ ये बॉन्डिंग करने लग जाएगा। 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है इसके प्रति। तो Hb एफिनिटी, अगर CO आएगा तो Hb CO के साथ बॉन्डिंग करने लगेगा, बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका काम है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। पर अगर ऑक्सीजन के साथ CO आ जाए तो O2 को छोड़कर इसके साथ बॉन्डिंग करने लगेगा। 200 टाइम्स हायर एफिनिटी होती है CO के प्रति, बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसीलिए दम घुटने से कई बार मौत होती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO अगर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ये O2 के बजाय CO से बॉन्डिंग करने लग जाएगा अगर CO की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है CO के प्रति। और Hb कितना होता है?
हीमोग्लोबिन की नेचुरल जो रेंज है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 12 to 15 ग्राम पर 100 ml, 12 to 15 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम HB होना चाहिए। हेल्दी पर्सन में ये रेंज है। और ये भी नहीं कि HB बहुत ज़्यादा होना अच्छा है, HB अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लड थिक होने लगेगा। ये रेंज है, इतने में रहना चाहिए। इससे कम होगा तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, आयरन कम होगा तो फिर अनीमिया, क्योंकि आयरन से HB बना है। अगर आयरन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो HB कम बनेगा, HB कम बनेगा तो अनीमिया की प्रॉब्लम। और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड थिक होने लगेगा, और थिक होगा ब्लड तो उसको मूव करने में दिक्कत आएगी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, आर्टरीज वगैरह को ब्लॉक करने लगता है। ठीक है, तो HB का नॉर्मल रेंज है 12 से 15 ग्राम पर 100 ml। डिजीज, इससे संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं? आरबीसी रिलेटेड डिजीज। एक बीमारी है पॉलीसाइथेमिया, या इसे कह देते हैं एरिथेमिया। पॉलीसाइथेमिया या एरिथेमिया बोला जाता है। इसमें क्या होगा, आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इंक्रीज इन आरबीसी बढ़ गया तो इसका मतलब इसमें एचबी भी ज़्यादा है, इंक्रीज इन एचबी, इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। तो पॉलीसाइथेमिया और एरिथेमिया, इंक्रीज इन आरबीसी, इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, ब्लड बिकम्स थिक, तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आएगी और स्किन इसमें नीला पड़ने लगता है। स्किन जो है वो ब्लूइश पड़ने लगेगा, स्किन बिकम्स ब्लूइश। ठीक है, तो आरबीसी रिलेटेड डिजीज पॉलीसाइथेमिया और एरिथेमिया, आरबीसी का बढ़ना, एचबी का बढ़ना, ब्लड का थिक हो जाना और स्किन का नीला पड़ने लगना, ये प्रॉब्लम है पॉलीसाइथेमिया। इसी का दूसरा नाम है एरिथेमिया। एरिथ वर्ड से हमें पता लग रहा है कि आरबीसी की बात हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम है थैलेसीमिया। ये अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ इंडिया में आया। थैलेसीमिया अलेक्जेंडर आर्मी के साथ इंडिया में आया क्योंकि उसकी आर्मी लंबे समय तक यहाँ रही और यहाँ लोकल ट्राइब वगैरह से जो क्रॉस हुए उनके जीन्स में डिफेक्ट आ गया। तो जीन्स में प्रॉब्लम होना कि वो इनफ एचबी बना ही नहीं पा रहा, जीन्स में डिफेक्ट होना कि वो इनफ हीमोग्लोबिन बना ही नहीं पा रहा है, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर थैलेसीमिया। अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ इंडिया में आई ये बीमारी। और अलेक्जेंडर का जब आक्रमण हुआ था भारत पे 326 बीसी, अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था इंडिया में 326 बीसी। उस समय यहाँ पर रूल करता था नंद डायनेस्टी का धनानंद। जो कहानी आपने सुनी है, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की लड़ाई हुई, चाणक्य ने तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अपमान का बदला लेने के लिए। वो हिस्ट्री में पढ़ा रखा है मैंने, पूरा हिस्ट्री में बताया भी हुआ है। फिर उसी घटना के बारे में किस तरह से चंद्रगुप्त ने हराया था धनानंद को, आगे जाके किताब लिखी गई थी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में बताए हुए हैं। तो थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट body is not able to make enough HB, body is not able to make enough hemoglobin। ये प्रॉब्लम है थैलेसीमिया, इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर आर्मी, इंडिया में आया अलेक्जेंडर आर्मी के द्वारा। इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर आर्मी।
डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन कम होगा तो एचबी कम बनेगा, एचबी कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी एनीमिया, फीमेल में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस अनीमिया। WBC रिलेटेड डिजीज, WBC ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, WBC हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। provides us defense mechanism. It contains eosinophils, basophils, neutrophils, ये सब चीज़ें कंटेन करता है WBC। और WBC और RBC में से ज़्यादा नंबर में कौन पाए जाते हैं? RBC के नंबर WBC से ज़्यादा होते हैं। RBC का नंबर WBC से ज़्यादा होता है, पर साइज WBC ज़्यादा है RBC से। लार्जर इन साइज, larger in size than RBC, larger in size than RBC but smaller in number. Larger in size than RBC but smaller in number. Smaller in number. और WBC रिलेटेड डिजीज है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में WBC बढ़ जाते हैं, RBC कम हो जाता है। ल्यूकेमिया, इंक्रीज इन WBC, डिक्रीज इन RBC, और ये होता है ब्लड कैंसर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही इसका इलाज है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन is the only method to cure it। तो ल्यूकेमिया, WBC का बढ़ना, RBC का कम होना, यही ब्लड कैंसर है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अकेला मेथड है इसका इलाज करने का, और बच्चों में ज़्यादा होता है ये, मेनली ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है। इसके बाद लिखिए प्लेटलेट्स के बारे में। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। It also provides us defense mechanism. It also provides us defense mechanism, helps in clotting of blood. It helps in क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। डेंगू वाले केस में कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तो नोज से ब्लड आना, स्किन रैशेस, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद बात आती है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बेसिकली तो 4 टाइप के हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप।
पांचवा है एचएच ब्लड ग्रुप, जो बड़ा रेयर है, उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। पांचवा है एचएच ब्लड ग्रुप, जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप में 3 सिस्टम चलते हैं, ABO सिस्टम, AB सिस्टम एंड O। ABO, AB और एक O नहीं, एक बनता है RS सिस्टम, RS सिस्टम। ABO सिस्टम, AB सिस्टम, RS सिस्टम। ये डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने ये वाला सिस्टम डेवलप किया था ईयर 1900 में। ईयर 1900 ये वाला सिस्टम डेवलप हुआ था ईयर 1900, गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन द ईयर 1900। फिर आया AB सिस्टम। AB सिस्टम दिया था डी कैस्टेलो एंड स्टोरली, और RS सिस्टम दिया था विनर ने। विनर, ABO, AB एंड RS सिस्टम। RH का मतलब होता है एक एडिशनल फैक्टर, जिसे कहते हैं रिसस फैक्टर। जिन लोगों में रिसस फैक्टर होता है उन्हें कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, उनके ऊपर आता है पॉजिटिव सिंबल, और जिनमें ये नहीं पाया जाता उन्हीं के ब्लड ग्रुप पे लगा दिया जाता है नेगेटिव सिंबल। नेगेटिव सिंबल। कमेंट इसमें आ नहीं रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ABO सिस्टम, ABO सिस्टम ये कार्ल लैंडस्टीनर का दिया हुआ है कंसेप्ट ईयर 1900 में। ABO सिस्टम का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, ये 3 ब्लड ग्रुप थे पहले। चौथा ब्लड ग्रुप ये बाद में आया है, AB कंसेप्ट बाद में डेवलप हुआ है। तो ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O ये पहले का सिस्टम है, AB बाद में आया, और RH फैक्टर सिस्टम ये बाद में आया है। RH फैक्टर एक एडिशनल चीज़ होती है, वो जब हम अगली क्लास में देखेंगे, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स देखेंगे, कौन किसको ब्लड दे सकता है कि नहीं, RH का मीनिंग क्या है, वो अगली क्लास में क्लियर होगा कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होते हैं, उसमें बात समझ आएगी। RH फैक्टर एक एडिशनल कंपोनेंट होता है ब्लड में। जिन लोगों में RH होता है उनके ऊपर प्लस साइन आ जाता है ब्लड का, जिनमें ये नहीं पाया जाएगा उनमें माइनस साइन आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप तो बेसिकली 4 टाइप का ही है, A, B, AB, O। ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 ही टाइप का है, A, B, AB, O। प्लस माइनस लगाना डिपेंड करेगा RH है या नहीं है। अगर RH होगा तो प्लस आएगा, नहीं होगा तो माइनस आएगा। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है और उसमें RH फैक्टर भी है तो वो हो जाएगा AB पॉजिटिव। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है और RH नहीं है तो AB माइनस हो जाएगा। और एक 5वां ब्लड ग्रुप जो बहुत रेयर है, जो हाल ही में बहुत बाद में पता चला था, इसका नाम है HH ब्लड ग्रुप। इसी का दूसरा नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये सिर्फ अपनी ही कैटेगरी के लोगों से ब्लड ले सकते हैं, दे किसी को भी सकते हैं, पर सिर्फ ले सकते हैं अपने ही लोगों से, अपने ही ब्लड ग्रुप से।
एचएच ब्लड ग्रुप महाराष्ट्र वगैरह में जो पारसी कम्युनिटी है उनमें कुछ लोगों में है, ये बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है एचएच, या इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कह देते हैं। ये डोनेट तो किसी को भी कर सकते हैं, डोनेट किसी को भी कर सकते हैं, पर लेंगे सिर्फ अपने ही वाले से, ठीक है। इस प्रकार ए बी ओ ए बी ये 4 मेन ब्लड ग्रुप हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड किसी को, मैं प्लस माइनस अभी नहीं लगा रहा हूँ उसमें, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, कौन है जो किस सबको ब्लड दे सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला। प्लस माइनस लगा दोगे तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी, वो जब मैं अलग से पूरा वो बनाऊंगा बॉक्स यहाँ पर तब क्लियर होगी बात, टेबल जब बनाएंगे। तो ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये दोनों वर्ड लिख लीजिए, यही क्वेश्चन है। ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर, ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ है यूनिवर्सल डोनर, ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो रहा है, ब्लड पूरा नहीं हुआ बात अभी, सेकंड उसमें क्लास में, जब कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं इसमें। कल हम डिस्कस करेंगे किस तरह से पूरा इसका मैट्रिक्स बॉक्स कैसे बनता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, कल ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी 1 आवर के बाद हमारी दूसरी क्लास है, डिफेंस का जो पार्ट कल रह गया था वो वाला, डिफेंस का जो पार्ट कल रह गया था वो आज 2:30 पे कंप्लीट करेंगे। तो आज भी यूट्यूब की 2 क्लासें हैं, कल भी यूट्यूब की 2 क्लासें हैं, ठीक है। आज एक क्लास ब्लड के बारे में, अगली क्लास डिफेंस पार्ट 3, कल एक क्लास लाइफ साइंस का यही रहेगा, हार्ट वगैरह कुछ पढ़ लेंगे, नहीं ब्लड कंप्लीट होगा कल, और एक टॉपिक कोई और कवर कर लेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है क्लास। थैंक यू वेरी मच। अब 2:30 बजे दूसरा पार्ट प्रोसीड करेंगे डिफेंस का। थैंक यू ऑल।